नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम भाई जो अपना सेकेंड प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो भाई ये स्टार्ट करते हैं। जो आपका 29 दिसंबर का एग्ज़ाम था वो है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? तो बताइए भाई कहाँ मिले, बताइए। तो भाई ये इनको मिले बुरुजोम में, और ये बुरुजोम कहाँ पे है? जो वर्तमान अपना कश्मीर है वहाँ पे है। तो भाई इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो पुरातत्वविदों कुछ स्थलों पर झोपड़ियों या घरों के निशान मिले हैं। ये उदाहरण के लिए भाई बुरुजोम जो वर्तमान में है, लोगों ने गर्तवास बनाए जो जमीन में खोदे गए हैं। किसे बोलते हैं भाई? जो जमीन में खोदे गए हैं, जिनमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हो सकता है कि इन्होंने ठंड के मौसम में आश्रय प्रदान किया। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर खाना पकाने के चूल्हे भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मौसम के आधार पर लोग घर के अंदर या बाहर रहते थे। तो भाई कहाँ पे मिले हैं? अपने घर तो वास हैं जो, ये मिले हमें बुरुजोम में, जो कहाँ पे है? कश्मीर में। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपना। बताइए भाई अभी निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन है? बताइए भाई। मध्य पाषाण युग 9000 साल पहले, ये गलत है भाई। बसने की प्रक्रिया का आरंभ करीब 1200 साल पहले, ये ठीक है भाई। ठीक है, जो बसने की प्रक्रिया थी ये भाई 12,000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी। मेरगढ़ में बस्तियों का आरंभ करीब 18,000 साल पहले, ये भी गलत है भाई। ये सब भाई जो लगभग जो ये कार्य थे, ये भाई 4 साढ़े 4 5,000 साल पहले चल रहे थे मेरगढ़ में के। ठीक है, नवपाषाण युग का आरंभ 12 से 10,000 साल पहले, ये भी गलत है भाई। नवपाषाण 10,000 साल के बाद है। तो इसके हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो हम इनका चारों का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। जो मध्यकाल कब से कब है? वह अवधि जब लगभग 1200 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणिक परिवर्तन आ पाते हैं। इसमें बोला था जाता है भाई, इसे बोला जाता है मेसोलिथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हुए थे भाई? ज़्यादातर पर्यावरण परिवर्तन हुए थे। और इस अवधि के दौरान पाए गए पत्थर के उपकरण आमतौर पर छोटे होते हैं और उन्हें लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है, कौन से युग के भाई? मध्य पाषाण के। उसके बाद अब अपना है सेकंड भाई, बसने की प्रक्रिया। ये है बसने उस प्रक्रिया को कहा जा गया या उसका नाम है जिसमें लोग पौधे उगाते और जानवरों की देखभाल करते थे। ठीक है, एक कर्मिक प्रक्रिया थी जो दुनिया के कई हिस्सों में होती थी। इसकी शुरुआत लगभग 12,000 वर्ष पहले हुई थी, जो बसने की प्रक्रिया। तो इसका आपका सेकंड आंसर है वो ठीक है। और अभी आपका मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। जो मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग भाई 7,000 वर्ष ईसा पूर्व से हुई थी, जिसका अर्थ है लगभग आज से 9 से 9 9,500 साल पहले। ठीक है, और उसके बाद नवपाषाण। नवपाषाण कब बताया था भाई मैंने अभी आपको? नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। तो भाई इसका आपका कौन सा आंसर है? इसका आपका सेकंड, बसने की प्रक्रिया। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब भाई दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तवारीख का विषय महत्व। निम्नलिखित में कौन सा कथन तवारीख के विषय में सही नहीं है? तवारीख के भाई ये बताना हमें कौन सा तवारीख के विषय में सही नहीं है। तवारीख की भाषा अरबी है, ये गलत है भाई। ठीक है, समझ गए? तो आगे चलते हैं और देखते हैं भाई इनमें से और कोई भी क्या गलत हो सकता है कि नहीं। तवारीख के लेखन नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, ये ठीक है भाई। तवारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे, ये भी ठीक है भाई। ये लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते, ये भी ठीक है। तो भाई जो तवारीख की भाषा थी ना, वो भाई अरबी नहीं फारसी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन सी भाषा थी? फारसी। चलो भाई आगे चलते हैं अभी। तो इसका आपका हो गया सेकंड, फर्स्ट सॉरी, अरबी नहीं होता यहाँ पे, होना था फारसी, तो ठीक हो जाता।
चलो आगे चलते हैं भाई। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखा गया है? बताइए भाई, पहले आप बताइए इसका कौन सा भाई। केरल का मंदिर, रंगमंच, या चेरो के राज्य कार्य निर्माण की कला, व्याकरण तथा काव्य शास्त्र, या संगीत? बताइए भाई। भाई इसका सही उत्तर है व्याकरण तथा काव्य शास्त्र। तो भाई इसका जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। महा महोदयपुरम का चेरो साम्राज्य 9वीं शताब्दी में प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग वर्तमान केरल के हिस्से में स्थापित किया गया था भाई। संभावना है कि इस क्षेत्र में मलयालम बोली जाती थी। शासकों ने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग किया। कौन सी भाषा और लिपि का? मलयालम का। वास्तव में ये उपमहाद्वीप में आधिकारिक अभिलेखों में अक्सतेरिया भाषा के उपयोग के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। साथ ही चेरो ने संस्कृति परंपराओं को भी अपनाया भाई। ये कहाँ थे? नीचे थे चोलचेर पांड्य। ठीक है। केरल के मंदिर रंगमंच, जिसका पता इसी काल से चलता है, ने संस्कृत महाकाव्य से कहानियाँ उधार ली। मलयालम में पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की हैं, सीधे तौर पर संस्कृत की श्रेणी है। तो ये किस में आ गया भाई? आपका व्याकरण में। ठीक है। तो इसका आपका कौन सा आंसर हो गया? तो इसका आपका होगा थर्ड। चलो भाई आगे चलते हैं। ए व बी कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थापित है राजपूताना क्षेत्र कहते थे। भाई ठीक है, बिल्कुल। जो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र थे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है उसे क्या बोलते थे? राजपूताना क्षेत्र बोलते थे। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही है। तो भी आगे चलते हैं। वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल राजपूत ही रहते थे। नहीं भाई, ये कथन है जो आपका गलत है, वहाँ पे और भी रहते थे। ठीक है। तो ये देख लेते हैं भाई। तो इसका आपका कौन सा होगा? इसका आपका हो गया फर्स्ट। ए तो सही है, लेकिन किंतु जो बी है वो गलत है। वहाँ पे सभी रहते थे, सिर्फ राजपूत नहीं रहते थे भाई। ये भाई निष्कर्ष टाइप में बड़े क्वेश्चन है, पढ़ी है आगे। सही विकल्प का चयन करें। पढ़िए भाई। धर्म में सामूहिक आस्था प्राय स्थानीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। बिल्कुल ठीक है भाई। जो धर्म में सामूहिक आस्था स्थानीय समुदाय और समूह के सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है भाई। सन 700 से लेकर 1750 के बीच बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। बिल्कुल सही है भाई। ये आपका जो क्वेश्चन 1 है वो भी सही, और जो क्वेश्चन 2 है, सॉरी, जो कथन फर्स्ट है वो भी सही है, और जो कथन सेकंड है वो इसका भाई सही वो है। इस टाइम में क्या था भाई, इनमें नए जो देवताओं के भाई पूजा थे, राजघरानों द्वारा मंदिरों का निर्माण, और समाज में प्रमुख समूहों के रूप में ब्राह्मणों पुजारियों का बढ़ता महत्व शामिल था। ठीक है भाई। इस टाइम पे ज़्यादातर मंदिर ये प्रचलन में आ गए थे। तो इसका कौन सा सही है भाई? तो सेकंड है इसका। कथन ए और दोनों सही है, और तथा ये इसकी सही व्याख्या करता है। चलो भाई आगे। पढ़िए भाई। अब सही विकल्प का चयन करना है। भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। ये बिल्कुल सही है भाई। उन्होंने इधर रह के फूट डालो और राज किया, और भाई कम दाम में कर्मचारी रखे, और हमसे ज़्यादा जो मुनाफा है उन्होंने जो भी कार्य करते थे उसमें, कपड़े का व्यापार हो गया और कोई भी हो गया, उसमें उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा है। उन्होंने भारतीय कपड़ा उद्योग को खरीदने के लिए कृषकों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके दोनों निष्कर्ष सही हैं भाई। ए भी सही है और बी भी सही, और आर ए का सही
व्याख्या करता है। ठीक है, चलो भाई आगे। अब भाई 1793 के स्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए भाई। राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही है आपका फर्स्ट वाला। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। ये भी सही है भाई। उस टाइम पे इन्हीं को, राजाओं को और तालुकदारों को बताया गया कि जो जमीन उनसे भाई कर लें और हमें दें। उसके बाद है भाई, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। ये भी ठीक है भाई, सॉरी। हाँ, वो उन्होंने राशि तय कर दी थी। जमींदारों ने जमीन में सुधार करना शुरू कर दिया। ये गलत है भाई। ठीक है, तो जमींदारों ने कोई सुधार करना से नहीं किया था। ठीक है, कंपनी के अधिकारियों को जल्द ही पता चल गया कि जमींदार वास्तव में भूमि के सुधार में निवेश नहीं कर रहे, इसलिए कथन डी गलत है। ठीक है भाई, तो भाई आपका कौन सा सही होगा इसमें? कथन ए, बी और सी, थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब ये भाई इम्पोर्टेंट है, ये हमने जो समरी थी उसमें की थी, आपको पता होना चाहिए। आमिर जोबिन नाम की पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा थी। इसकी लेखिका कौन है? बताइए भाई। बताइए। तो इसकी भाई जो लेखिका है वो राज सुंदरी। ठीक है, राज सुंदरी देवी अमर जेबी नामक पुस्तक की लेखिका थी, जिसका व्यापक रूप से एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली ज्ञात आत्मकथा है रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, ये कहाँ की थी भाई? राज सुंदरी देवी का जन्म 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ और भारत के बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है, चलो भाई आगे। तो इसका कौन सा होगा भाई आपका? थर्ड। आगे चलिए भाई। हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे? बताओ भाई। भाई हरिदास ठाकुर, जिन्हें हरिचंद ठाकुर के नाम से भी जाना जाता था, ये मथुआ पंथ के नेता थे। किसके भाई? मथुआ पंथ के। मथुआ समुदाय एक धार्मिक संप्रदाय है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। क्या भाई? ये मथुआ समुदाय एवं धार्मिक संप्रदाय है और कहाँ पे मिलती है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा भाई? इसका होगा सेकंड अपना। चलो भाई अब आगे। नीचे दिए कथन ए तथा आर को पढ़िए। पढ़ो भैया आप एक बार। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का सुधारकों की तरह वर्णन किया गया। बिल्कुल ठीक है भाई, ये समाज सुधारक थे। वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है। बिल्कुल सही है भाई। तो इसका आपका कौन सा हो गया? ए हो गया। ये भी एक अच्छे जो समाज सुधारक थे। ठीक है, जब भाई 19वीं सदी की शुरुआत में हम सामाजिक रीति रिवाज और प्रथाओं के बारे में बहस और चर्चा को एक नया चित्र लेते हुए देखते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण संचार के नए रूपों का विकास था। पहली बार किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्रक और पुस्तिकाएं छापी गई थी भाई 1900 में। ठीक है, ठीक है, ये पांडुलिपियों की तुलना में कहीं और अधिक सस्ते और अधिक सुलभ थे। तो ये हो जाएगा भाई इसका। चलो अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ए, बी तथा सी को पढ़े तथा सही उत्तर दे। तो पढ़ो भैया आप एक बार। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा माध्यमिक इन 3 कालखंडों में बांटा। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा, ये तो गलत है भाई। तो उन्होंने किस में बांटा था भाई? तो ये थे, तो आपका ये गलत हो जाएगा भाई इसमें। ठीक है, बी है। मिल के विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सारा अधिकार अंधकार का दौर था। ये ठीक है भाई। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बना सकता था।
ये भी ठीक है भाई। ठीक है, तो 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में एक विशाल कृति ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित की। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। तो वो कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो इन्होंने क्या दे रखा आपको? प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक। तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसका आपका बी और सी सही है और ए गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? सेकंड। चलो भैया आगे चलते हैं, पढ़ो एक बार। बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया। हाँ भाई बिल्कुल सही है ये। उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाजों के सार्थकताओं को प्रस्तुत करता है। ये भी बिल्कुल सही है भाई। तो इसके आपके दोनों सही हैं। इनके भाई जो की पॉइंट हो मैं आपको बता देता हूँ। राजा रवि वर्मा, जिनके बारे में भी बताया गया, राजा रवि वर्मा उन पहले कलाकारों में से एक थे जिन्होंने एक ऐसी शैली बनाने की कोशिश की थी जो आधुनिक और राष्ट्रीय दोनों थी। रवि वर्मा केरला के त्रावणकोर के महाराजाओं के परिवार से थे। किन से थे भाई? वो केरला के जो त्रावणकोर के महाराजाओं के परिवार थे वहां से। उन्हें राजा कहकर संबोधित किया गया। उन्होंने तेल चित्रकला और यथार्थवादी जीवन अध्ययन के पश्चिमी कला में महारत हासिल की, लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं के विषय में चित्र किया। ठीक है, तो इसका आपका ए और बी दोनों सही है। नहीं, ए और बी दोनों गलत हैं भाई, सॉरी गलत है, ये सही नहीं गलत है। चलो भैया आगे चलते हैं। पढ़ो भाई एक बार। भारतीय योजना आयोग का गठन। भारतीय योजना आयोग का गठन डैश हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए किया गया। बताइए भाई किस लिए किया गया था भाई? आर्थिक विकास के लिए। किसके लिए किया गया था? आर्थिक विकास के लिए। भारत के योजना आयोग की स्थापना देश में आर्थिक विकास के लिए नीतियों और राजनीतियों की योजना बनाने के लिए की गई थी। यह एक सरकारी एजेंसी थी जो 1950 से 2014 तक संचालित रही और भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने एवं लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कौन सा है आपका इसका? डी, आर्थिक विकास। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। आपका प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? बताइए भाई। तो इसका सिंपल है भाई, क्योंकि इसने सूर्य की परिक्रमा करना बंद कर दिया। ये गलत है भाई, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह की श्रेणी में माना जाए। ये ठीक हो सकता है क्योंकि यह हमारे और मंडल से, हमारे सौर मंडल से बाहर होगा। नहीं, ये अब भी है भाई, क्योंकि अब यह किसी अन्य ग्रह का उपग्रह कहलाता है। तो ये गलत है। तो इसका आपका सेकंड, क्योंकि भाई बताओ, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे हम ग्रह माना जाए। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने एक ग्रह की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया और प्लूटो नए स्थापित मानदंडों को पूरा नहीं करता, तो इसलिए एक बौने ग्रह के रूप में माना गया। ठीक है भाई, तो इसका है आपका सेकंड। चलो भैया आगे चलते हैं। यदि भारत में सुबह के 7 बजे हो तो उस समय लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के पास स्थित है, डैश में कितने बजे होंगे? तो बताइए भाई। बताओ भाई, ये तो आसान है। पहले आप ये बताओ, जो यूनाइटेड किंगडम है वो हमसे आगे है हमसे पीछे है? तो वो भी हमसे पीछे है। अगर हमारे यहाँ पर सुबह के 7 बजे हैं तो वो हमसे 5.5 घंटे पीछे है। तो वहाँ पे क्या टाइम होएगा? 6.5 घंटे, सॉरी। तो वहाँ पे क्या टाइम होएगा भाई? 1:30 बजे। ठीक है, समझ गए? समझ गए ना भाई?
सॉरी 5.5 घंटे, मैंने 6:30 बोल दिया, 5.5 घंटे जो पहले बोला था। तो ये आपका 7 o'clock हो जाएगा। तो इसका आपका है अपराह्न होता है भाई दिन, और पूर्वाह्न होता है सुबह। तो सुबह के 1:30 बजेंगे। नेक्स्ट पढ़ो भाई। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं। ठीक है भाई, जो अपने 3 हिमालय हैं, हिमालय की श्रेणी में बांटे हुए वरिष्ठ हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाद्री, या जो दक्षिणी हिमालय है, उनका जो मध्य हिमालय है बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ी भाई उधर है। ठीक है, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या क्योंकि यहाँ कृषि हेतु उपजाऊ भूमि है। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ से नदियाँ ज़्यादा जाती है, और जहाँ से नदियाँ जाती है वहाँ पे ज़मीन समतल रहती है, और जिससे जो उपजाऊ मैदान हो जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाटों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तथा यहाँ अधिक जनसंख्या होती है। ये गलत है भाई, आपका जो आपका थर्ड है ये ठीक है, ए बी और सी। ओ सॉरी, ए बी ठीक है, आपका सी नहीं। ओके, चलो भाई आगे। ये भी एक उसी टाइप का आ गया भाई। श्री सीमा को 21 अक्टूबर 2022 को लंदन में 2 अपराह्न भाई दिन में होने वाले एक ऑनलाइन सेमिनार में भाग लेना है। भारत में बैठे बैठे उन्हें किस समय पर ऑनलाइन जुड़ना होता ताकि वह सही समय पर सेमिनार में भाग ले सके। तो भाई इसमें हमें 5:30 और जोड़ ऐड करना है। तो बताइए भैया कितना हो गया। 21 अक्टूबर को ही 2 बजकर जो अपराह्न है 2 बजे, तो ये होगा साय में भाई, शाम को उसको। ठीक है, 7:30 बजे अपराह्न। ठीक है, पूर्वाह्न। तो अपना कौन सा होगा, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। ये भाई मृदा के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार करें। किस किस पर भाई, रंग पर करेंगे, गठन पे नहीं, मोटाई पे करेंगे। जितनी अच्छी मोटाई होगी भाई फसल उतनी अच्छी होगी, या जितनी ज़्यादा मोटाई होगी उतनी भाई हुमस वगैरह ये चीज़ उनकी होंगी। हुमस की मात्रा पे नहीं, और परंगमत्य पे। ठीक है, तो किस पे करेंगे हम, ए बी और ई पे। कैसे कैसे भाई, रंग क्या करता है, मृदा का रंग मूल चट्टान में मौजूद खनिज से प्रभावित हो सकता है। विभिन्न खनिज अलग अलग रंगों को जन्म देते हैं, जैसे लाल भूरा, पीला भूरा, भूरा या काला। उदाहरण के लिए लोहा युक्त खनिज मिट्टी को लाल रंग दे सकते हैं। फिर है मोटाई। मोटाई किस लिए भाई, मृदा की मोटाई मूल चट्टान और समय के साथ होने वाले अपक्षय प्रक्रिया से प्रभावित होती है, और जो मूल चट्टान का प्रकार इस प्रकार को प्रभावित कर सकता है कि यह कितनी आसानी से मृदा के कणों में टूट जाती है, और अपक्षय प्रक्रिया मृदा के निर्माण और मोटाई की दर निर्धारित करती है। और इसके बाद है भाई परगम्यता से तात्पर्य मृदा के जल और वायु को अपने अंदर से गुजरने देने की अक्षमता से होती है। भाई अपने अंदर से जल और वायु को गुजरने देंगे। ठीक है, मृदा की परगम्यता मिट्टी के कणों के आकार और व्यवस्था से प्रभावित होती है, जो बदले में मूल चट्टान से प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए बजरी या रेत जैसे बड़े कणों वाली चट्टानों से प्राप्त मृदा में परगम्यता अधिक हो सकती है। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ए, सी और ई। ठीक है, अब भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो भाई इसका है नर्मदा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भाई, जो नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदी में से एक है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। यह मध्य प्रदेश के अमरकटक पठार से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है, अंततः अरब सागर में मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन हो गया भाई आपका नर्मदा नदी। तो 2 नदियां हैं, नर्मदा और एक ताप्ती भी है। ठीक है, चलो भाई आगे। महासागर की परपट्टी मुख्यतः किन खनिजों से बनी होती है। सिलिका एवं मैग्नीशियम। किससे बनी होती है भाई, सिलिका एवं मैग्नीशियम, सी में से। ठीक है, कैसे,
महासागर की परपट्टी के मुख्य खनिज घटक मुख्य रूप से मैग्नीशियम और लोहे से भरपूर सिलिकेट खनिजों से बने होते हैं। तो इसका है भाई मैग्नीशियम। चलो भाई आगे चलते हैं अब। भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग का संबंध निम्न में से किस गैस के बढ़ने से के साथ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से जुड़ी है, अतः सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो विभिन्न मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में जारी की जाती है। ये गतिविधियां वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता में योगदान देती हैं। ठीक है, ये क्या भाई? कार्बन डाइऑक्साइड से। चलो भैया आगे। कौन सा आ गया भैया अभी आपका? ये भाई आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। बिल्कुल ठीक है भाई। ये आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। गलत है भाई। ये जो आतपन की मात्रा होती है ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो घटेगी, जो भूमध्य रेखा है उस पर ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड गलत हो जाएगा। तो तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है, ये सही है भाई। अगर हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे, तो जो तापमान है वो घटता है। क्यों? जो सूर्य सीधी किरणें ज्यादातर भूमध्य रेखा पर पड़ती है, उधर सूर्य प्रकाश है वो तिरछा जाता है, इस कारण सूर्य की जो प्रकाश है वो भी कम पहुंचता है वहां तक। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमध्य भूभागीय सीमा रेखा बनाता है? तो कौन सा भाई? वो बांग्लादेश। ठीक है, और ये कितनी कितनी लंबी है भाई? ये है भाई जो अपने भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा है वो लगभग 4096 किलोमीटर है, जिसे हम 2545 मील भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आती है चीन की 3488, उसके बाद आती है पाकिस्तान की 2333 और उसके बाद आती है म्यांमार की 1458। ठीक है, चलो भाई आगे। तो इसका हो गया आपका बांग्लादेश। तो भाई आगे चलते हैं अब। ये भी जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा हो वह क्या दर्शाता है? जन्म उच्च जन्म दर। बिल्कुल ठीक है भैया, आधार से चौड़ा होगा तो उच्च जन्म दर। उच्च जीवन प्रत्याशा ये गलत है भाई। जन्म दर उच्च है लेकिन प्रत्याशा के लिए हम नहीं बोल सकते। बच्चों की अधिक संख्या, हाँ ये हो सकता है। निम्न मृत्यु दर नहीं भाई, तो ए और सी है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जो जनसंख्या में विभिन्न आयु समूहों के वितरण को दर्शाता है, जिसमें एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ महिलाएं होती हैं। ठीक है, जो भाई हमने पढ़ा होगा उसमें एक साइड जेंट्स और एक साइड लेडीज होती हैं। उनमें भाई उनकी जन्म दर, मृत्यु दर, जीवित रहने का दर सभी के बारे में बताया जा सकता है। और जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जिसमें भाई जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो डिफरेंस हो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, निम्न उदाहरणों को पढ़े। अमेरिका के विश्वविद्यालय से स्नातकोर उपाधि प्राप्त के बाद राजेश भारत छोड़कर अमेरिका में बस गया। प्रवास विषय पढ़ाते समय इस उदाहरण को किस चर्चा के लिए प्रयोग किया जा सकता है? उपकर कारक एवं आप्रवास, प्रतिकर्ष कारक एवं आप्रवास। गलत भाई। अपरकारक एवं उत्प्रवास मतलब छोड़ के जाना। आप्रवास होता आना और उत्प्रवास होता छोड़ के जाना। तो इसका होगा भाई अपकर्ष कारक एवं उत्प्रवास। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा भाई? आपका थर्ड। समझ गए भाई? तो भाई उत्प्रवास बता दिया मैंने,
छोड़कर जाना। और अपकर्क होता है, अपकर्क कारक ऐसी स्थिति है जो व्यक्तियों को एक नए क्षेत्र में जाने के लिए आकर्षित करते हैं। मकान महान अकाल के दौरान आयरिश प्रवासियों के लिए कई कारक थे। ठीक है, तो ये होता है भाई छोड़ के जाने के लिए उनको बढ़ावा देते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है? तो ये है भाई आपका मक्का। ठीक है, मक्का जिसे मकई के नाम से भी जाना जाता है, एक गर्म मौसम की फसल है जिसे गर्म तापमान और भरपूर धूप से के साथ बढ़ते मौसम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो भाई कौन सा ये मक्का। नेक्स्ट है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल भेद भाव के विरुद्ध किए गए नागरिक आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट, जिसमें सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीके का प्रयोग किया गया था, का नेतृत्व किसको गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। किसको भाई? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ये कब से कब हुआ था भाई? ये हम पढ़ चुके हैं हमारी बुक में और प्रॉपर वे से हाईलाइट किया। ये कब हुआ था भाई? जब एक लेडीज ने, जब एक किसी गोरे ने भाई सीट मांगी थी और एक लेडीज ने उसको सीट देने से मना कर दिया था, तब उन्होंने ये किया था। जो मार्टिन लूथर किंग फिश जूनियर एक बैप्टिस्ट मंत्री और कार्यकर्ता थे जो 1955 से 1968 में अपनी हत्या तक नागरिक अधिकार आंदोलन में सबसे प्रमुख प्रवक्ता और नेता बने रहे। उन्हें सविनय अवज्ञा, अहिंसा और प्रेम का उपयोग करके नागरिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। ठीक है भाई, उनके काम के लिए उन्हें 1964 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये कौन थे भाई? मार्टिन लूथर। चलो भाई आगे चलते हैं। सुलभ एक संस्था जो पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है वह डैश है। क्या है भाई? वो गैर सरकारी संगठन। बिल्कुल ठीक है भाई। क्या वो गैर सरकारी संगठन किसी एनजीओ के द्वारा चला जाते हैं भाई। ये सुलभ इंटरनेशनल एवं गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकारों, पर्यावरण व्यवस्था, ऊर्जा और गैर पारंपरिक स्रोत अपशिष्ट प्रबंधन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। ठीक है भाई, तो इसका कौन सा होगा भाई? गैर सरकारी अनुष्ठान। चलो भाई आगे 30 है भाई आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारी का अंग होता है। गलत है भाई, जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारी का अंग नहीं होता। ठीक है, गृह मंत्री राजनीतिक कार्यकारी का अंग होता है। बिल्कुल सही है भाई, ये राजनीतिक कार्यकारी का अंग होता है। जिला कलेक्टर कार्यपालिका का एक हिस्सा है। किसका भाई? कार्यपालिका का, लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका का नहीं है। ठीक है, वे नागरिक सेवाओं का हिस्सा है और आमतौर पर सरकार के भीतर करियर प्रशासक होते हैं। वे नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं होते भाई। वो क्या होते हैं भाई? वो एग्जाम वगैरह दे के यूपीएससी तो तब आते हैं वो। ठीक है, एचसीएस या इस टाइप से दे के आते हैं वो। उनको भी लोग चुनते नहीं, वो अपनी मेहनत से आते हैं। ठीक है, और जो गृह मंत्री है वो राजनीतिक कार्यकारी का हिस्सा है। तो इसका आपका ए गलत है और बी आपका सही है। तो इसका आपका 4th है। ठीक है भाई, चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से रोजगार की श्रेणी में नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है भाई? अनुशासित। जो अनुशासित शब्द है ना, इसका अर्थ है आर्थिक अर्थ में रोजगार की श्रेणी नहीं है भाई। ठीक है, अर्थशास्त्र में रोजगार की श्रेणियां आमतौर पर किए जाने वाले काम के प्रकार से परिभाषित की जाती हैं, जैसे विनिर्माण सेवा या खुदरा। अनुशासित एक व्यक्तिगत विशेषता या किसी के व्यवहार का विवरण है। तो इसका भी आपका कौन सा हो गया? 2nd वाला, अनुशासित। निम्नलिखित में से किसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी भी कानून और
कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। तो भाई किस पर नहीं है? दहेज लेने पे है, पत्नी को मानसिक यातना देने के लिए है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए भी है। तो किसके लिए नहीं है भाई? जो वैवाहिक बलात्कार है उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये किसके लिए नहीं है भाई? जो वे शादी के बाद जो उनके हस्बैंड या पति द्वारा किया जाता है उस पर नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में लिखा जाता है? तो ये भाई बुंदेली भाषा। ठीक है, जो ये 8 दलित महिलाएं जो हर सप्ताह में या 15 दिन में निकालती हैं इसको, ठीक है, तो ये बुंदेली भाषा में लिखा जाता है। तो आगे चलते हैं भाई। संचार माध्यम के संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन होता है? बताओ भाई। जो अपना दृष्टिकोण संचार माध्यमों द्वारा मुख्यतः दर्शाए गई बातों पर बनाता है, गलत। जो विभिन्न संचार माध्यमों का सर्वाधिक इस्तेमाल करता है, ये भी गलत भाई। जो संचार माध्यमों को दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाए, ये बिल्कुल ठीक है भाई। तो कौन सा इसमें? थर्ड वाला। संचार माध्यम के विभिन्न रूपों को संबंधित में जो व्यक्ति माध्यमों द्वारा प्रदर्शित सामग्री का आनंद ले लेकिन उस पर सवाल भी उठाए, वह सजग दर्शक होता है। जो उसे देखे भी भाई, उसका आनंद भी ले और उस पर प्रश्न भी उठाए, अगर उसको कुछ पूछना हो वो भी पूछे। ठीक है, तो ये है भाई आपका। वन भारतीय संविधान की डैश में शामिल किए गए हैं। किसी में किए गए हैं भाई? ये समवर्ती सूची में। ठीक है, वनों को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की पृष्ठ 16 के अंतर्गत शामिल किया गया। किसके? परिविष्ट। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास वनों का कानून बनाने की शक्ति है। हालांकि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून के बीच कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून मान्य होगा, तो राज्य सरकार का नहीं। ठीक है भाई, ये किसके अंतर्गत आता है? और केंद्र सरकार के पास वनों का पर कई कानून हैं, जिनमें 1980 का वन संरक्षण अधिनियम, 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 1988 की राष्ट्रीय वन नीति शामिल है। तो इसमें कौन सा भाई आपका? समवर्ती सूची में। आगे भाई, कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? तो बताओ भाई। बताओ भाई, कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? पहले तो आप ये बताइए भाई, क्या होता है पूर्ववर्ती? बताओ। कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? प्रीडेसर। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा? आप भारतीय संघीय न्यायालय, तो ये ठीक है आपका। ठीक है, कौन सा भाई? भारत का संघीय न्यायालय या भारतीय संघीय न्यायालय। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत का संघीय न्यायालय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती माना जाता है। भारत का संघीय न्यायालय मूल अपीलीय और सलाहकारीय क्षेत्राधिकार के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 में भारत में स्थापित एक न्यायिक निकाय था। यह 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होने तक कार्य करता रहा। संघीय क्षेत्र के पास कई मामलों पर अधिकार क्षेत्र था, जिनमें शामिल है संघ और राज्य के बीच विवाद, विभिन्न राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार और भारतीय रियासतों के शासकों के बीच विवाद, उच्च न्यायालयों से अपील,
कानून के मामलों पर सलाहकारी और राय। तो ये किस में आता है भाई, जो भारतीय संघीय न्यायालय है उसके अंतर्गत। ठीक है, इनमें से भाई कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में से नहीं है? तो भाई कौन सा नहीं है आपका? तो यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और कौन से थे भैया आपका उस टाइम पे? कोलकाता उच्च न्यायालय था, बॉम्बे उच्च न्यायालय था और मद्रास उच्च न्यायालय था। तो आपका कौन सा नहीं था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय नहीं था। ठीक है, चलो भाई। जूठन के लेखक कौन है? ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि। भाई उन्होंने क्या लिखा हुआ है जूठन में? उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भाई आत्मकथा लिखी हुई है। यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी गई थी और यह दलित साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। जूठन जिसका शाब्दिक अर्थ है थाली में बचे हुए भोजन के टुकड़े, जो मुख्य रूप से भारतीय घरों में जानवरों के लिए होते हैं, का उपयोग दलितों उनके अनुभवों को प्रतिबंध करने के रूपक में है। और इसमें अछूत शब्द का प्रयोग किया गया। अछूत जिसे भाई किसे क्या मानते हैं? नीचा या दबा हुआ या कुचला हुआ। ठीक है, तो भाई हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड, वो देखते हैं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय के हैसियकरण की स्थिति पर प्रभाव डाला? तो किस पर डाला था भाई? ये मुसलमानों की पे, मुस्लिम पे। ठीक है, सच्चर समिति की रिपोर्ट ने भारत के में मुस्लिम समुदाय की हाशिया परिस्थिति पर प्रभाव डाला। कैसे डाला भैया और देख लेते हैं। सच्चर समिति की रिपोर्ट ने भारत में मुस्लिम समुदाय की हाशिया की स्थिति पर प्रभाव डाला था। रिपोर्ट में पाया गया था कि भारत में मुसलमान गरीब, अशिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी से असमान रूप से प्रभावित थे। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो कम था। रिपोर्ट में मुसलमानों के हाशियों पर पड़े रहने को संबोधित करने के लिए कई सिफारिशें की गई, जिनमें शामिल था शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, समान अवसर आयोग की स्थापना और बुनियादी सेवाओं की बेहतर पहुंच, गरीबी, साक्षरता, रोजगार, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच। ठीक है, तो भाई किन के लिए था ये? जो मुस्लिम थे उनके लिए। आज भाई आज क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये और देख लेते हैं। रूढ़िवाद धारणाओं पहले बताओ भाई क्या होती है? जो हमारे मन में पहले हम किसी भी समुदाय या किसी धर्म या लिंग जाति के लिए बना लेते। रूढ़िवाद धारणाएं हमें किसी व्यक्ति विशेष को उनकी अपनी विशिष्ट गुणों के साथ देखने से रोकती है। बिल्कुल ठीक भाई। रूढ़िवाद धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। बिल्कुल ठीक। तो इसका आपका हो गया थर्ड भाई। ए और बी दोनों सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो भाई हमारे जो 40 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारी जो पेडागोजी है, ठीक है, तो भाई वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद भाई।